हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक्कम्प्लाइज यानी सह अपराधी के कॉन्सेप्ट को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही जो भी केस लॉज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको बीएससी के या अदर लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो अब आपको न्यू व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है 9259641513। क्योंकि देखो जो पुराना हमारा ओल्ड नंबर चल रहा है 9639264080, इस पर काफ़ी दिनों से कुछ इशू चल रहा है और इस वजह से अब आपको न्यू नंबर पर मैसेज करना है। साथ ही आप न्यू जो नंबर है सेम नंबर पर आप टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हो। सह अपराधी यानी एक्कम्प्लाइज, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको एक अलग वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले सह अपराधी का मतलब होता क्या है हमें ये समझना है। तो सह अपराधी एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसने खुद किसी अपराध को करने में हिस्सा लिया हो, किसी ना किसी तरीके से वो उस क्राइम में पार्ट बन के रहा हो, मतलब किसी ना किसी तरीके से उसका रोल रहा हो उस अपराध में। तो जब कुछ लोगों ने मिलकर किसी अपराध को किया है तो सबके सब सह अपराधी ही कहे जाएंगे, है ना। लेकिन कभी कभी कोई अपराध इतने ज़्यादा षड्यंत्र से पूरे किए जाते हैं कि कोई साक्ष्य ही नहीं मिल पाता, है ना, कोई एविडेंस ही उपलब्ध नहीं हो पाता। तब क्या होता है कि जो प्रोसिक्यूशन होते हैं, ये जो कोर्ट होता है, वो क्या करता है कि उनमें से किसी एक व्यक्ति को गवाह बना लेती है। वो सरकारी गवाह बन जाता है व्यक्ति, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं रोल प्ले तो किया ही है ना उस क्राइम में, उसे बातें तो पता होंगी कि किस किस तरीके से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, किस किस तरीके से उन्होंने उस अपराध को अंजाम दिया। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ वो बोलने लगता है व्यक्ति जिनके साथ मिलकर उसने अपराध किया है, और उसको हम सह अपराधी, तो देखो सारे होंगे ही, है ना, जिन्होंने अपराध किया है वो सबके सब तो सह अपराधी होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, प्रश्न ये उठता है कि किस सीमा तक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य के आधार पर जो उसके साथी हैं, जिन्होंने खुद उसके साथ उस अपराध में रोल प्ले किया है, उनको सज़ा दी जा सकती है। और ऐसे अपराधी के साक्ष्य के क्या मूल्य है, क्या हम उसकी बात पे विश्वास कर सकते हैं? क्या उसके एविडेंस का वही वैल्यू होगी, वही मूल्य होगा जो आम गवाह की बात का होता है? अब वो खुद गवाह बन गया है ना, खुद हमने उसको सरकारी गवाह बना लिया। अब हमने उसको गवाह बना लिया, उसने तो खुद रोल प्ले किया है उस अपराध में, उसने तो खुद उसमें हिस्सा लिया था। तो वही सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सह अपराधी का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपराध में हिस्सा लेता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 138 इससे रिलेटेड प्रोविज़न बताता है, और साथ ही सेक्शन 119 जो 119 है उसका जो इलस्ट्रेशन बी है, जो दृष्टांत बी है, उसको हम समझेंगे। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सेक्शन 138 ये बताता है कि कोई भी सह अपराधी सक्षम साक्षी होगा, मतलब एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, और कोई भी दोष सिद्धि, कोई भी कन्विक्शन केवल इस आधार पर ही हम अवैध नहीं समझेंगे या वो अवैध नहीं होगी कि अगर वो किसी सह अपराधी के संपुष्ट परिसाक्ष्य पर आधारित है। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 138 ये साफ कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने खुद कोई ना कोई अपराध किया है और उस अपराध में जो भी दूसरे व्यक्ति उसके साथ, उसके साथी के तौर पर मिली भगत करके उन्होंने जो भी अपराध किया है, और वो जो भी उनकी तरफ से या जो भी बातें वो बता रहा है गवाह के तौर पर आकर, तो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, आप उसकी बात पे यकीन कर सकते हो। और कोर्ट इस आधार पर उसकी कन्विक्शन को या जिन भी व्यक्तियों को उसकी गवाही के आधार पर दोषी ठहराएगी, उसको इस आधार पर ही इलीगल नहीं मानोगे कि भाई उसने जो है उसका तो किसी दूसरे एविडेंस से संपुष्टि नहीं हुई है। यानी कि ये एक सह अपराधी को सक्षम साक्षी बताता है ये सेक्शन। अब अगर हम सेक्शन 119 देखें तो बिल्कुल इसके उल्टा बात करता है। सेक्शन 119 का जो दृष्टांत बी है वो कह रहा है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, मतलब वो विश्वास के अयोग्य है, हमें उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं जब तक कि तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं होती। ठीक, तो दूसरा उपबंध बिल्कुल इसके उलट बात कर रहा है। दो प्रोविज़न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, दोनों ही एक दूसरे के उलट बात कर रहे हैं। और
सेक्शन 119 के जो दृष्टांत बी है वो ये कहता है कि कोर्ट ये अवधारणा कर सकता है, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि जो सह अपराधी है वो विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि उसके गवाह के जो उसकी गवाही के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो किसी दूसरे साक्ष्य का उन्हें समर्थन न मिल जाए, मतलब किसी और एविडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। और सेक्शन 138 कह रहा है कि किसी और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी दोष सिद्धि है उसे आप केवल इस आधार पर अवैध नहीं करोगे अगर वो किसी सह अपराधी के संपुष्ट परिसाक्ष्य पर आधारित है। तो दोनों प्रोविज़न है, दोनों अलग अलग बात करते हैं। अब यहाँ पर एक केस लॉ आया था इस चीज़ को लेकर कि जब दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, मतलब दोनों में एक तरीके से टकराव की स्थिति देखने को मिली कि एक प्रोविज़न अलग बात कर रहा है, एक प्रोविज़न अलग बात कर रहा है। तो डुगडू वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1977 का केस है। इसमें क्या होता है कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे उन्होंने कहा कि ये जो एविडेंस है इसमें दोनों ही प्रोविज़न्स में, अगर हम इसमें देखें कि दोनों प्रोविज़न है और दोनों प्रोविज़न अलग बात करते हैं, लेकिन दोनों में किसी भी तरह का कोई कंट्रोवर्शियल बात या कोई भी विपरीतता नहीं है। सेक्शन 138 क्लियरली बताता है कि न्यायालय को सह अपराधी के संपुष्ट साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि करने का राइट है। ये सेक्शन पूरा राइट दे रहा है 138 कोर्ट को कि वो किसी भी सह अपराधी के साक्ष्य पर दोष सिद्धि कर सकती है, कन्विक्शन कर सकता है। मगर क्योंकि ऐसा गवाह खुद एक अपराधी रह चुका है ना, जिसको बनाया गया है, जिसका यहाँ पे एविडेंस लिया जा रहा है, वो खुद भी तो उस अपराध में पार्टिसिपेट कर चुका है, वो खुद भी तो उसमें अपराध कर चुका है किसी ना किसी रूप में। इसलिए हर स्थिति में इस बात पे हम विश्वास नहीं कर सकते और इसलिए कोर्ट को मार्गदर्शन के रूप में सेक्शन 119 के दृष्टांत बी में बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर ज़रूरी हो तो कोर्ट ये मानकर चल सकता है, कोर्ट ये अवधारणा कर सकता है कि उसकी बातें यकीन करने के लायक नहीं है जब तक कि उन्हें दूसरे साक्ष्य का समर्थन ना मिल जाए, मतलब कोई और एविडेंस भी उसको देना होगा कि उसकी बात सच है। तो यहाँ पर ये केस इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो दोनों सेक्शन अलग अलग बात कर रहे थे और ये माना जा रहा था कि दोनों ही सेक्शन एक दूसरे के विपरीत हैं और एक दूसरे के उलट बात करते हैं, उस चीज़ को क्लियरिटी देता है हमारा ये केस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों सेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल उलट नहीं हैं, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत नहीं है। एक तरीके से जहाँ सेक्शन 138 कोर्ट को राइट दे रहा है कन्विक्शन करने का किसी भी सह अपराधी के साक्ष्य पर, वहीं सेक्शन 119 का जो 119 है उसका जो आपका दृष्टांत बी है वो इस बात को क्लियर करता है कि कोर्ट को थोड़ी सी उपधारणा यहाँ पे कोर्ट कर सकता है कि नहीं, इसे किसी और एविडेंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपराध में हिस्सा ले चुका है या अपराध का किसी ना किसी तरीके से पार्ट रह चुका है, वो उसका साक्ष्य कैसे इस तरीके से हम पूरा उसकी बात पे यकीन कर सकते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को क्लियरिटी किस केस में मिली? डुगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य 1977 में। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल है सावधानी का सिद्धांत। जो सावधानी का सिद्धांत है वो हमें देखना है। इस सिद्धांत के हिसाब से जब एक बार ये तय हो जाए कि कोई व्यक्ति गवाह के रूप में आया है, साक्षी के रूप में आया है, तो वो असल में अपराधी था पहले, तब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उसके साक्ष्य को क्या मूल्य दिया जाए। मतलब क्या उसके एविडेंस का वही वैल्यू होगा, क्या वही मूल्य होगा जो एक आम व्यक्ति का होता है जो गवाह बन के आता है? क्या उसी के आधार पर दूसरे लोगों को सज़ा हो सकती है? क्या उनकी कन्विक्शन सही होगी? क्या दूसरे बिल्कुल स्वतंत्र साक्ष्य के द्वारा उसका समर्थन होना चाहिए? तो सावधानी का नियम ये कहता है कि जो अब करीब करीब कानून का देखो ये नियम भी बन गया है कि सह अपराधी के साक्ष्य की कानूनी विशिष्टियों के बारे में किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा जांच हमें कर लेनी चाहिए। इसे संपुष्टिकरण कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर मान लो पहले ही किसी अपराध में हिस्सा बन चुका है और फिर बाद में वो विटनेस बन के कोर्ट के सामने आता है और गवाही देता है, तो उसके साक्ष्य की कानूनी विशिष्टियों के बारे में किसी दूसरे साक्ष्य से हमें जांच करनी होगी। ठीक, और इसे कहते हैं हम संपुष्टि। तो जांच करनी ज़रूरी है, वो यहाँ पर कहा गया है इस प्रिंसिपल के हिसाब से। केस लॉ देखेंगे, दो और काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस है। सबसे पहला केसेस है डेविस बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन 1954 का। इस मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि इन कारणों से सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि ज़रूरी बताई गई है। क्यों बताई गई है? कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि एक तो वो खुद अपराधी रहा है, पहला कारण, इसलिए उसके साक्ष्य को भी हमें वही स्थान नहीं देना चाहिए जो एक कानून पालक व्यक्ति को मिलता है। ठीक, पहला कारण। दूसरा, उसने अपने साथियों के साथ विश्वास भंग किया है और कोर्ट से भी वो कपट,
फ्रॉड कर सकता है। हो सकता है वो झूठी बोल रहा हो, क्योंकि वो खुद से दोष हटाकर दूसरों पर ठोकने का इंटेंशन रखता है। वो चाहता है कि उसका दोष किसी उन व्यक्तियों पर आ जाए जो उसके साथ अपराध में पहले से शामिल थे। तीसरा पॉइंट कोर्ट ने बताया कि अगर उसे सरकार ने माफ़ कर दिया है तो इससे उसके द्वारा सरकार के ही पक्ष में बात करने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना बन जाती है। तो 3 चीज़ें कोर्ट ने यहाँ पर कही डेविस बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के केस में, कि ये 3 कारण हैं जब हमारे सामने ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि हमें उसके एविडेंस की संपुष्टि कर लेनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है भुवानी सिंह बनाम किंग 1949। ये केस भी काफ़ी पुराना है और इसमें प्रीवी काउंसिल ने अपने निर्णय में कहा कि सह अपराधी के एविडेंस से रिलेटेड जो भी इंडियन लॉ है उसका नियम भी वही है जो इंग्लिश लॉ का है। यहाँ पे 8 व्यक्ति थे, उन पर मर्डर का अपराध के लिए उनको यहाँ पे उनका ट्रायल चल रहा था और इस मामले में उनका प्रोसिक्यूशन हुआ। उनमें से 2 को जो था वो कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया, मतलब उनको बरी कर दिया, और 2 को दोष मुक्त करने के बाद बाकी में जो थे उन्होंने प्रीवी काउंसिल में अपील लगाई और यहाँ पर अपीलार्थी के खिलाफ कुछ एविडेंसेस थे। तो यहाँ पर जो प्रीवी काउंसिल थी उन्होंने अपील को स्वीकार किया और अपीलार्थी को रिहा कर दिया और कहा कि कोर्ट को सावधानी के उस नियम से आसानी से नहीं हटना चाहिए जो ये कहता है कि जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके खिलाफ कुछ स्वतंत्र साक्ष्य भी होने चाहिए और एक सह अपराधी के द्वारा किसी दूसरे सह अपराधी के साक्ष्य का संपुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। ठीक, तो कोर्ट ने यही बात यहाँ पे बोली है। ठीक, तो यहाँ पे सारी इम्पॉर्टेंट बातें कोर्ट ने यही कही है कि अगर ज़रूरी हो तो कोर्ट को किसी भी सह अपराधी के साक्ष्य पर दोष सिद्धि करने से पहले, कन्विक्शन करने से पहले अगर ज़रूरी हो तो हमें सावधानी के नियम को अप्लाई करते हुए इस बात की जांच कर लेनी चाहिए किसी दूसरे स्वतंत्र साक्ष्य के द्वारा। जो भी एविडेंस है दूसरे, उसके माध्यम से हमें इस चीज़ की जांच कर लेनी चाहिए कि जो बोल रहा है वो सही भी कह रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से उसी पर आधारित होकर हम कन्विक्शन करते। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये आपका जो भी था। सह अपराधी का जो टॉपिक है, क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है और 2 प्रोविज़न दिए गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, दोनों प्रोविज़न अलग बात करते हैं, तो वो चीज़ भी हमें क्लियर करनी थी। साथ ही जितने भी मैंने केस लॉज बताए हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।